नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ज्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, अक्सर लोगों का जब कभी भी जमीनी विवाद चल रहा होता है तो इस बीच एक चीज देखने को बार बार मिलती है कि जमीनी विवाद के अंदर कोई एक पार्टी संपत्ति को बीच में ही बेच देती है। अब लोगों के बीच में क्वेश्चन यही आता है कि क्या जो विवाद के दौरान संपत्ति को बीच में ही बेचा गया है, कानूनी रूप से उसको वैध माना जाएगा, यानी कि उसको लीगल माना जाएगा? अगर उसको लीगल माना जा रहा है तो ऐसे में तो हमें बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हो सकता है जिसको वो संपत्ति बेची जा रही हो वो किसी प्रकार का कोई गैंगस्टर, गुंडा किस्म का व्यक्ति हो। वो तो हमें बंदूक के दम पर या फिर जोर जबरदस्ती से संपत्ति से बाहर भी कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन से हम डील करें तो करें कैसे? कैसे हम केस के दौरान बीच में संपत्ति को बेचने से रोकें? इसके अलावा कानून इस बारे में क्या कहता है, प्रावधान क्या कहते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? इसके अलावा कई बार यह भी देखने को मिलता है कि जब एक व्यक्ति इस प्रकार की संपत्ति को खरीद लेता है तो उससे यह चीज छिपाई जाती है कि संपत्ति पर कोई वाद विवाद चल रहा है और उसको बाद में इस बारे में जाकर जानकारी होती है, जिसकी वजह से कोर्ट में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो ऐसे कंडीशन में वो बोनाफाइड परचेजर है वो करे तो क्या करे? ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आज की वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर दी जाए। अगर आप लोगों की कोई लीगल समस्या है या फिर आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली डिस्कशन करना चाहते हैं, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, जब कभी भी वाद विवाद के दौरान संपत्ति को बीच में ही बेचा जाता है तो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस के तहत कवर किया जाता है। हो सकता है बहुत से लोगों को यह टर्म पहली बार सुनने को मिला हो, पर दोस्तों, अगर आप हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 52 के प्रोविजन पर नजर डालते हैं तो वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस आपको दिखाई देता है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई वाद विवाद किसी संपत्ति पर चल रहा है तो वहां पर संपत्ति को बीच में नहीं बेचा जा सकता। एक बार ये टर्म मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं ताकि कंसेप्ट आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो। दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट हैविंग द अथॉरिटी सूट और प्रोसीडिंग विच इज नॉट कोल्यूसिव, यानी कि अगर किसी कोर्ट के अंदर कोई सूट या प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है और वो किसी भी कोल्यूसिव नेचर की नहीं है, मतलब गलत तरीके से केस फाइल नहीं किया गया जो एकदम खत्म कर दिया जाए कोर्ट की तरफ से, अगर वो कोल्यूसिव नेचर की नहीं है, इन विच, जिसके अंदर एनी राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अचल संपत्ति के अंदर जो अधिकार है वो डायरेक्टली और स्पेसिफिकली क्वेश्चन बने हुए हैं, यानी कि किसका मालिकाना हक है, किसका संपत्ति में हिस्सा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर और अदरवाइज डील विद एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग सो एज टू अफेक्ट द राइट ऑफ एनी पार्टी अंडर एनी डिग्री और ऑर्डर, यानी कि ऐसी कंडीशन में कोई भी पार्टी जो उस केस के अंदर है उस प्रॉपर्टी को आगे एलिनेट ट्रांसफर नहीं कर सकती, उसके अंदर किसी थर्ड पार्टी का राइट एस्टेब्लिश नहीं करा सकती। सरल भाषा में समझे तो वाद विवाद के दौरान बीच में संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता। सेक्शन 52 के प्रोविजन इस चीज को साफ साफ निर्धारित कर देते हैं। अब दोस्तों, इस प्रोविजन को समझने के बाद आप लोगों के साथ एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिस्कस कर ले, जिसके अंदर यह चीज बताई गई है कि अगर वाद विवाद के दौरान संपत्ति को बेचा जा रहा है तो लीज पेंडेंस के लिए क्या क्या एसेंशियल्स पॉइंट होने उस कंडीशन में अनिवार्य है। ये पॉइंट जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें रेलेवेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिफाइन है। दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, जजमेंट का नाम है हमारा
अमित कुमार शाह वर्सेस फरीदा खातून। देखिए यहां पर यही बताया है कि अगर आप लिस पेंडेंस वहां पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कोर्ट में, तो कुछ पॉइंट आपको एस्टेब्लिश करने अनिवार्य है। पहला पॉइंट आता है कि जो कोई कोर्ट के अंदर सूट और प्रोसीडिंग्स अभी भी पेंडिंग होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी डिक्री नहीं आई हो, कोई भी ऑर्डर ना आया हो, कोर्ट के अंदर अभी भी केस पेंडिंग होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो सूट है या फिर प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही हैं वो कोल्यूसिव नेचर की ना हो, मतलब कि वो धोखे से फाइल ना की गई हो, गलत तरीके से फैक्ट्स के तहत फाइल ना की गई हो, जिससे कोर्ट उसकी सुनवाई ना करने लायक हो, तो कोल्यूसिव नेचर का वो केस नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आना चाहिए कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है यानी कि अचल संपत्ति है वो डायरेक्टली क्वेश्चनेबल होनी चाहिए। जैसे कि कोई टाइटल सूट हो कि इस पर किसका मालिकाना हक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है कि इसका मालिक कौन है। कई बार इनडायरेक्टली का भी मतलब समझा देता हूं, कई बार मेंटेनेंस का केस होता है, टीनेंसी का केस होता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर्टी के मालिकाना को लेकर वाद विवाद नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी को भले इंक्लूड किया गया पर मालिक उसमें एक ही है, तो वहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं आएगी। इसके अलावा जो वो प्रॉपर्टी है वहां पर उसका या तो ट्रांसफर किया गया हो या फिर सेल किया गया हो, किस प्रॉपर्टी का, जिस प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टीज के बीच में। लास्ट पॉइंट क्या आता है कि उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करने से, सेल करने से वो जो दूसरी पार्टी है, जो केस के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्टी है, उसके राइट्स को वहां पर फर्क पड़ रहा हो। कब? जब कोर्ट अपनी डिक्री फाइनल करे। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं केस में जीत गया और प्रॉपर्टी तो किसी थर्ड पार्टी को ही बेच दी गई, तो मुझे वहां पर इफेक्ट पड़ने वाला है, तो ये चीज मुझ पर डायरेक्टली इंप्लीमेंट होनी चाहिए, मुझे डायरेक्टली अफेक्ट करनी चाहिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स वहां पर होने अनिवार्य है, तभी आप डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस का फायदा उठा सकेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इस चीज से आपको क्लियर हुआ कि वाद विवाद के चलते संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता। फिर भी कुछ लोग मुझे आज भी कॉल करके पूछते हैं कि हमारी तो प्रॉपर्टी बेच दी गई, या फिर क्या हम अपनी प्रॉपर्टी बेचकर साइड हो सकते हैं, उस केस को चलते रहने दें, प्रॉपर्टी बिक गई, पैसा हमारे पास आ गया, तो क्या हम वहां पर बच सकते हैं? अब देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगर वाद विवाद के दौरान संपत्ति को बेच भी दिया गया तो हम उस सेल डीड को अवैध नहीं ठहरा सकते, उस एलिनेशन को इलीगल नहीं ठहराया जा सकता। हां, जो पार्टी है जिसको वो संपत्ति बेची गई है, यानी कि जिसने उस संपत्ति को खरीदा है, वो भी कोर्ट के डिसीजन में फ्यूचर में बाउंड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं, मान लेते हैं ए और बी के बीच में केस चल रहा है, और ए और बी के बीच में जब केस चल रहा था तो बी ने मुझे प्रॉपर्टी बेच दी। अब ए ने उठकर कहा कि सर हमारे बीच तो वाद विवाद है, और बी ने दीपक को प्रॉपर्टी बेच दी है। अब कोर्ट उसमें यह कहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो दीपक ने प्रॉपर्टी खरीदी है उसको हम अवैध तो नहीं ठहरा सकते। हाँ, कल को जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो दीपक पर भी बाउंड हो जाएगा, यानी कि अगर बी के पक्ष में आता है तो बी से दीपक ने प्रॉपर्टी खरीदी है, दीपक इसका मालिक बन जाएगा। किंतु अगर ए के पक्ष में आता है तो मुझे वो संपत्ति, यानी कि दीपक को वो संपत्ति ए को ही लौटानी पड़ेगी। ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वहां पर साफ साफ निर्धारित कर चुका है अपनी अनेकों जजमेंट में, जिसमें से 2 से 3 जजमेंट तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक एक भी वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर कार्ड बटन पर तुरंत क्लिक करके अभी जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों कई बार यह भी देखने को मिलता है कि लोग बड़ी चालाकी से काम लेते हैं। चालाकी से मतलब वो लोअर कोर्ट से जैसे ही डिक्री होती है, अपील करने की एक समय सीमा होती है 60 से 90 दिन, जो वेराइज करती है कि किस जुरिस्डिक्शन कोर्ट में आपने मैटर अपने फेवर में लिया है। नाउ जैसे ही डिक्री फेवर में आती है वो तुरंत सेल कर देते हैं प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को, अपील होने से पहले, डिक्री आते ही और अपील होने के बीच में ही उस सेल को कर देते हैं प्रॉपर्टी को। नाउ अब क्वेश्चन यही अराइज हुआ, क्या ऐसी कंडीशन में इसको लिस पेंडेंस की तरह देखा जाए? एक तरफ तो फैसला आ चुका है, दूसरी तरफ पार्टी अपील में जा रही है, तो क्या जो इस पॉइंट में खरीदार है उसकी सुनवाई होनी चाहिए? अब देखिए, सुनवाई की जब बात आती है तो यहां पर कौन कौन से प्रोविजन डील करते हैं? ऑर्डर 1 रूल 10, जिसको वन टाइम की एप्लीकेशन कहा जाता है, ऑर्डर 22 रूल 10, इसके अलावा सेक्शन 146 ऑफ सीपीसी। ये कुछ प्रोविजंस है जिनके तहत ऐसी कंडीशन में जो नेसेसिटी पार्टी है, यानी कि जिसको बाद में बेचा गया है, वो इंप्लीड कर सकती है, यानी कि खुद को पार्टी बना सकती है। अब जो सेम सिचुएशन मैंने अभी आपको बताई, सेम सिचुएशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, जहां पर अपील करने से पहले ही पार्टी को प्रॉपर्टी बेच दी गई, और बाद में जो उसका खरीदार है उसका कहना है कि ये चीज तो मेरी नॉलेज में नहीं आई, मुझे तो धोखे से बेच दी गई, संपत्ति पर बाद में अपील डालकर इसको विवादित बना दिया, मैं तब यहां का भी नहीं रहा, वहां का भी नहीं रहा।
अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दीजिएगा कि ऐसी कंडीशन में क्या क्लैरिफिकेशन दी। डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों जजमेंट, ताकि कंसेप्ट पूरा आपको A to Z क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, जजमेंट का नाम है श्रीमती सैला बाला दसी वर्षित श्रीमती निर्मला सुंदरी दसी। इसमें यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही केस आया था, जहां पर लोअर कोर्ट का जैसे ही डिसीजन आया केस के अंदर, अपील आने से पहले ही वहां पर उस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। अब यहां पर ऑर्डर 22 रूल 10 के साथ जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसने खुद को पार्टी बनाया चाहे कि भाई मेरा तो नुकसान हो जाएगा कल को अगर मेरी पार्टी केस हार गई, मेरे साथ तो धोखा हुआ है। तो यहां पर जो अपीलियंट कोर्ट है उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया उनको पार्टी बनाना। उनका कहना था कि जब यहां पर केस की डिक्री आ गई है और अपील ही फाइल नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रॉपर्टी की नई खरीदार है वो कैसे ऑर्डर 22 रूल 10 के साथ पार्टी बन सकती है। अब देखिएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही कहा कि अगर यहां पर जो नया खरीदार है वो एप्लीकेशन डालना चाहता है इंप्लीडमेंट की, यानी कि खुद को पार्टी बनाने की, कब? जब उस केस की अपील एक्सेप्ट हो जाए सेक्शन 146 सीपीसी के तहत, तो वहां पर वो खुद को अपील के बाद भी इंप्लीड करते हुए पार्टी बनते हुए कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकता है। जी हां, वहां पर यह चीज नहीं होगी कि उसको बाउंड ही होना पड़ेगा। अगर वो ये दिखाता है कि मुझसे ये चीजें छिपाई गई, मैं बोनाफाइड परचेजर हूं, केस का डिस्क्री हो गई थी, अपील नहीं हुई थी, बीच में मुझे बेची गई, तो वो भी इंप्लीड कर सकता है और अपने आप को पार्टी बना सकता है। और अगर ये चीज फायदे में दिखती है कि उसके साथ धोखे से बेची गई है, तो उसका भी रिलीफ उसको जरूर मिलता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सेम इसी सिनेरियो में। डिस्प्ले पर देखिएगा, इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जो ट्रांसफरी है, यानी कि जिसने प्रॉपर्टी को खरीदा है, उसको भी सुने जाने का बराबर मौका मिलना चाहिए। अगर वो जानबूझकर खुद को पार्टी नहीं बना रहा, तो वो सफर करेगा जो भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा। एक बार डिस्प्ले पर देखिएगा, जजमेंट का नाम था दोस्तों हमारा यहां पर खेमचंद्र शंकर चौधरी विष्णु हरि पाटिल एंड अदर्स। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ऑर्डर 22 रूल 10 के जो प्रोविजन है वो राइट प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफरी को, यानी कि जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, कि वो इंप्लीड कर सकता है, यानी कि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स का पार्ट बन सकता है और कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकता है। कोर्ट को वो सुननी भी पड़ेगी। अगर वो जो खरीदार है वो ये चूज करता है कि मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में नहीं जाऊंगा, तो वो एक रिस्क के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां पर उसको वो डिसीजन में बाउंड होना पड़ेगा जो कोर्ट फ्यूचर में उसके अगेंस्ट में भी दे रहा है बिना उसको सुने। दोस्तों यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि जो खरीदार होते हैं संपत्ति के, उनकी भी सुनवाई होती है अगर वो अपनी जगह ठीक हो तो। अब दोस्तों आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट डिस्कस कर लें, जहां पर यही चीज निर्धारित है कि जो संपत्ति का खरीदार है किस कंडीशन में पार्टी ऐड हो सकता है पेंडिंग सूट में। नहीं तो उसको कोर्ट का डिसीजन मानना पड़ेगा, जो जिससे उसने खरीदी है वो, और उसके साथ जिसका वाद विवाद चल रहा था जो उनके बीच में आता है डिसीजन। अब देखिएगा डिस्प्ले पर दोस्तों, जजमेंट का नाम था हमारा यहां पर अमित कुमार शाह वर्सेस फरीदा खातून, साल 2005 की जजमेंट है। यहीं पर यही कहा कि जब कोई पेंडिंग सूट है और उसके अंदर जिसको प्रॉपर्टी बेची गई है वो भी इंप्लीड कर सकता है। कब कर सकता है खुद को इंप्लीड? कब कर सकता है खुद को कोर्ट में नेसेसरी पार्टी ऐड? जब जो प्रॉपर्टी उसने खरीदी है, जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का, वो सब्सटेंशियल है, नॉट मेरली पेरिफेरियल, यानी कि जो एरिया उसने प्रॉपर्टी का खरीदा है वो एक लार्ज एरिया हो। उदाहरण के तौर पर 100 गज जमीन है, जो उसको बेची गई है वो 70 बीघा, 60 बीघा, 50 बीघा, 40 बीघा, मतलब एक बड़ा एरिया बेचा गया है। छोटे एरिया के लिए वो खुद को वहां पर नेसेसरी पार्टी नहीं दिखा सकता। यहां पर मेंशन है कि जो उसका शेयर है वो सब्सटेंशियल होना चाहिए और नॉट मेरी पेरिफेरियल होना चाहिए। इसके आगे देखिएगा, व्हाइल इंप्लीडिंग अ ट्रांसफर पेंडिंग लाइट कोर्ट मस्ट बी कॉशियस एंड विजिलेंट बिकॉज इंप्लीडमेंट ऑफ अ स्ट्रेंजर टू सूट मस्ट बी फॉर सब्सटेंशियल कॉज। In the case the petitioner do not purchase the land from one co-share of the property, rather she purchased land from the vendor who were party to the pending suit। यानी कि ध्यान देना होगा कोर्ट को, अगर बेवजह किसी को पार्टी ऐड करते चले गए तो वो जो केस चल रहा है उसका कभी भी डिसीजन नहीं आएगा। और प्रेजेंट केस में यह भी देखा गया कि जो को शेयर है केस में, उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं बेची, उन्होंने आगे एक वेंडर को बेची जिससे ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी खरीदी। तो ऐसी कोई सिनेरियो है तो उसको भी इंपॉर्टेंट नेसेसरी पार्टी की तरह इंप्लीड करने का मौका मिलना चाहिए और कोर्ट की तरफ से सुने जाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अब दोस्तों यहां से आपको क्लियर हुआ कि प्रोविजन क्या कहते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, और जो संपत्ति का खरीदार है उसको कब रिलीफ मिलेगा और कब रिलीफ नहीं मिलेगा।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।